हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। पिछले वीडियो के अंदर हम लोगों ने इस बात को समझा कि आखिरकार इंसान के जन्म का मकसद क्या है। फिर मैंने वहाँ पे आपसे कहा था कि अब 7 रिल्म्स की बात होगी। बुक्स के साथ-साथ और भी कुछ चीज़ें हैं जो उन तथ्यों को बैक सपोर्ट कर रही हैं। सिर्फ ऐसा नहीं कि एक किताब को पढ़ के मैं कोई भी एक आइडियोलॉजी आपके ऊपर थोप दूँ। आप लोग भी चीज़ों को अपने-अपने तरीके से इंटरप्रेट करने के लिए फ्री रहेंगे। चलिए आज शुरू करते हैं 7 रिल्म्स ऑफ लाइफ। तो 7 रिल्म्स ऑफ लाइफ जो है उसके अंदर अगर हम बात करें, अभी मैं बर्थ के रिल्म्स की बात नहीं कर रहा, अभी मैं बात कर रहा हूँ रिल्म्स ऑफ लाइफ। रिल्म्स ऑफ लाइफ में क्या होगा, जहां मैंने आपसे बात की थी, एक कर्मा होगा और उस कर्मा के अंदर आप या तो सेल्फ के लिए होंगे या फिर आप सोसाइटी के लिए होंगे। ठीक है, तो हमारे पास जीने के लिए भी 7 रंग, जैसे कि हम रेनबो में देखते हैं, वैसे ही 7 रिल्म्स भी हैं। कौन-कौन से? या तो हम अपने आप को एक कंप्लीट हैप्पीनेस को बनाए रखने के लिए अपने लाइफ में स्पिरिचुअल या फिर इंटेलेक्चुअल या फाइनेंशियल या इमोशनल या फिजिकल या एनवायरमेंटल या फिर सोशल थॉट्स के साथ चलते हैं। एक्चुअल में एक कंप्लीट पॉजिटिव लाइफ के लिए ये 7 रिल्म्स जो हैं, इनका आपस में एक बैलेंस होना ज़रूरी है। लेकिन दुनिया में कोई भी इंसान आप उठा के देखना, उसके अंदर कोई ना कोई एक प्रवृत्ति थोड़ी-सी ज़्यादा होती है। इसीलिए आपकी जो लाइफ और प्रोफ़ेशन है, उसके अंदर जब आपकी प्रवृत्ति आपके साथ काम करती है, तो आप सक्सेसफुल होते हैं। ठीक है? अभी इसके अंदर मैं सबकॉन्शियस माइंड को लेके नहीं आऊँगा। इस समय जो आपके सामने हैं, ये बेसिकली आपका सबकॉन्शियस माइंड थोड़ा-सा एक्टिव होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपका फिजिकल माइंड एक्टिव होगा और आप इन चीज़ों की तरफ देख रहे होंगे। आपका इंटेलेक्चुअल जो है वो क्या नॉलेज है, क्या क्यूरियोसिटी है, क्या स्किल्स हैं, उसको बताता है। आपका जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट है वो आपकी फ्यूचर प्लानिंग को बताता है, आप कैसे सेविंग्स करते हैं उसको बताता है। जो आपका इमोशनल साइड है वो आपके जो भी आपको स्ट्रेस आते हैं उसे आप कैसे मैनेज करते हो, भावनाओं में बह जाते हो या कठोरता से उन फैसलों को ले पाते हो, इसमें मदद करता है। आपका जो फिजिकल साइड है वो आपके हेल्थ, आपकी नींद, आपके खाने-पीने को बताने लगता है। जो आपका एनवायरमेंटल साइड है वो ये बताता है कि आप कितना अपनी एनर्जी को या तो सेव कर रहे होगे या फिर उसको मिसयूटिलाइज कर रहे होंगे। सोशल वाला जो साइड है वहाँ पे आप कैसे दूसरों के साथ अपने आप को एक नेटवर्किंग दे पाते हैं, रिलेशनशिप दे पाते हैं। और फाइनली जो होता है वो होता है स्पिरिचुअल साइड, जिसमें कि इंसान अपने फेथ, अपने लाइफ के मकसद को खोजने लगता है। ठीक है, तो ये तो हुई ऊपरी तौर पे लाइफ की 7 रिल्म्स। इससे हटकर, क्योंकि ये क्या है, ये आपको सभी तरफ नजर आएगा, इनके हिसाब से आप अपने अपने प्रोफेशंस के अंदर एंटर होंगे। ठीक है, कुंडली के ऊपर हम बाद में आएंगे, अभी हम ये देखना चाहते हैं जो मेजर क्वेश्चन था जिसके जवाब मैं आपको दूंगा। कुछ बच्चों ने ये बात कही कि हमारे माता पिता, किसी के मदर ने उसके साथ बहुत टॉर्चर कर दिया है, किसी के फादर ने टॉर्चर करके रखा है। कई बार आप न्यूज़ेस में देखते हो कि यातना दी गई है उस पर्टिकुलर सोल को, उस पर्टिकुलर व्यक्ति को। ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं, ये क्यों हो रही हैं, कैसे हो रही हैं? और आप अपने प्रोफेशन एरिया में काम कर रहे हो, कुछ लोग आपकी मदद कर रहे हैं पॉजिटिवली, कुछ नेगेटिवली, तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो ये जो आपके सामने मैंने बताया है, ये तो फिजिकल प्लेन है। ठीक है, फिजिकल प्लेन में भी 7 रिल्म्स इस तरह के होते हैं। अलग अलग जब ग्रहों की दशाएं होंगी, अलग अलग आपके रिल्म्स एक्टिवेट होंगे, आपके थॉट प्रोसेस उसके अकॉर्डिंग आएंगे। अभी मैं इस पर्टिकुलर स्टेज में सबकॉन्शियस माइंड को दूर रख के बात कर रहा हूं। ठीक है, तो 7 रिल्म्स यहां से शुरू होगी। अब इसके बाद क्या होता है, जो बुक ने बोला उसने भी कहा कि हाँ 7 रिल्म्स होंगी और 7 रिल्म्स के अंदर, इन 7 रिल्म्स के अंदर 10 स्टेजेस भी होंगी। ठीक है, अब ये जो 7 रिल्म्स हैं, इसको इन्होंने अपनी तरीके से मेंशन किया हुआ है कि आपके जो रिल्म्स हैं वो 1 से लेके शुरू होते हैं। जो लोवेस्ट रिल्म होती है ये काफ़ी डार्क होती है, पृथ्वी के पास होती है। सेकंड रिल्म भी हॉरिबल होती है, थर्ड रिल्म कुछ अच्छी है, फोर्थ उससे कुछ बेटर है, फिफ्थ उससे बेटर है, सिक्स्थ जाएंगे तो हायर साइड है, सेवन्थ जाएंगे तो हाईएस्ट होगा, प्योरेस्ट होगा। ठीक है, किन्हीं लेखक ने हमारे को लिख के अपनी तरफ से एक नॉलेज देने की कोशिश करी। मैंने इस बुक से इतनी चीज़ों को एक्सेप्ट किया। अब ये किसी राइटर का थॉट प्रोसेस क्या किसी पर्टिकुलर वे ऑफ माइथोलॉजी के साथ जुड़ता है, क्या ऐसी बात और भी किन्हीं लोगों ने महसूस करी है? जो इस बुक की राइटर हैं उन्होंने रीबर्थ में कुछ
पिक्चर्स और कुछ चीज़ों को भी बताया है कि ये इस तरीके से रिबॉर्न हुए हैं। ठीक है, तो इंसान का अपना जो नॉलेज था वो उन्होंने एक बुक में शेयर किया। अब हम देखते हैं कि क्या हमारे कुछ पुराण, कुछ चीज़ें भी ऐसी बातों को करते हैं क्या? क्या चीज़ें ध्यान रखनी है? 7 रिल्म और 10 उनके अंदर की स्टेजेस। ठीक है, तो चलिए, ये है पहला एक पर्टिकुलर 7 रिल्म जिसको कि माना जाता है पॉजिटिव साइड का है, यानी कि देवताओं की तरफ का, जिसे हम मानते हैं। उसमें आता है भूलोक। भूलोक मतलब जिस पे हम रह रहे हैं और इसी के ऊपर सारे कर्माज होने होते हैं। इसके ऊपर आपको मिलते हैं वो हैं भुवर लोक, भुवर के बाद सवर लोक, सवर के बाद महर लोक, महर के बाद जाना टपा और उसके ऊपर है सत्यलोक। ठीक है, तो आप इसको काउंट करके देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 और 7। ये 7 हैं। ये 7 में जो भूलोक है वो तो मनुष्य का मनुष्य रहेगा, मनुष्य योनि। ऊपर से जो आ रहे होंगे इनको ये कंसिडर हो जाएंगे किस वे में? देव योनि के रूप में। ठीक है, इसके बाद इसी तरीके से 7 रिल्म्स जो हैं वो काम करेंगी। एक होगा अताल लोक, एक वितला, एक सुतला, एक तलातला, एक महातला, एक रसातला और एक पाताल लोक। इसको काउंट करके देखें, 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, 7 लोग इधर आए हैं, 7 उधर आए हैं। अब थ्योरी जो है वो ये कहती है कि जो भी इन 7 लोक्स में रह रहे हैं, इन 7 लोकों में रहने वाले जो लोग हैं वो अपनी अपनी लोक में उन्नति चाहते हैं। ठीक है, समझिएगा, अपने अपने लोक में ये दोनों ही लोग उन्नति चाहते हैं। अगर कोई इंसान भुवर लोक में है, यानी कि कोई आत्मा, कोई स्पिरिट भुवर लोक में है, तो वो चाहती है कि वो सवर लोक और उसके ऊपर महर लोक करते करते सत्य लोक की तरफ जाए। इसी तरीके से जो नेगेटिव एनर्जीज के लोग हैं वो अगर अतला लोक में हैं तो वो भी चाहते हैं कि उनको भी एक स्टेबिलिटी मिले, वो पाताल लोक की तरफ जाए। यहाँ पे अगर इस लोक के अंदर ये लोग कार्य करते हैं तो वहाँ पे उनको अपनी उन्नति के लिए बहुत ही ज़्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए राइटर ने इस बात को कहा कि लोग भूलोक में, कर्म लोक में आएंगे, क्योंकि कर्म लोक के अंदर आने पर उनका जो प्रोग्रेस हो सकती है, जो ग्रोथ हो सकती है, वो बहुत तेजी से होती है। तो ये तो हो गए आपके 7 रिल्म्स। ये 7 रिल्म्स एक्चुअल में 14 रिल्म्स की तरह काम करेंगे, जिसमें से आपका अपना सब कॉन्शियस माइंड किसी एक प्रकार की चीज को लेकर चलेगा। ठीक है, बहुत जल्दी कुछ फैसला नहीं करिएगा। मैं आखिरी तक वीडियो में आपको जब बताऊंगा, समझाऊंगा, तब समझेंगे। ऐसा नहीं सोच लीजिएगा कि अगर आप ये भूलोक की तरफ से या आप आ रहे हो अपने आप को पाताल लोक की तरफ से तो आप राक्षस हो, इसलिए आप पूरी तरीके से नेगेटिव हो। ऐसा अभी मत सोचिएगा। अभी आप इतना ध्यान रखिएगा कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होगा, सबकॉन्शियस माइंड वो फिजिकल प्लेन था। ठीक है, एक्टिव माइंड। हमारा सबकॉन्शियस माइंड या तो हमारे लिए इस पर्टिकुलर डोमेन में काम करता होगा, यानी कि हम हमारे सबकॉन्शियस से या तो राक्षसी प्रवृत्ति में होंगे या फिर हम अपने सबकॉन्शियस से देव प्रवृत्ति में होंगे। ठीक है, देव प्रवृत्ति आपका सबकॉन्शियस माइंड ही जा सकता है। ठीक, और राक्षस प्रवृत्ति भी आपका सबकॉन्शियस माइंड ही जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा। अब यहां से कहानी शुरू करते हैं। इन दोनों से ही निकल के इंसान को जाना है और इसको जो बैक सपोर्ट करता है वो है भगवत पुराण। उसमें मेंशन होता है कि यूनिवर्स के अंदर 7 लेयर्स की कवरिंग है। एक पृथ्वी है, एक जल है, एक अग्नि है, एक वायु है, एक आकाश है, एक जो है वो आपकी ये सारी टोटल एनर्जी है जो मिलकर बनेंगी, और एक है फॉल्स ईगो। ये ही 10 गुना बढ़ते जाते हैं, 10 टाइम्स ग्रेटर होते जाते हैं एक दूसरे से। यानी कि सबसे ज्यादा पावरफुल कुछ है तो वो है आपका झूठा अहंकार, फॉल्स ईगो। ठीक है, और सबसे कमजोर अगर कोई चीज है तो वो है पृथ्वी। समझा देता हूँ कि ये बात कैसे होती है। हम जैसे जैसे बढ़ते हैं हम बोलते हैं इस धरती पे हमने जन्म लिया और उस धरती के टुकड़े को हम पहले अपनाना चाहते हैं, फिर वहां के पानी को रोक लेंगे। ठीक है, इसके बाद बोलेंगे इस आग पे भी हमारा हक है, क्योंकि जब हमारे जन्म की साइकिल चलती है हिस्ट्री से तो हम यही देखते हैं कि जो जो चीजें धीरे धीरे उत्पत्ति होती है। तो हमने अपने थॉट प्रोसेस को पकड़ते पकड़ते ये कहा कि ये हवा हमारी है, ये हवा हमारी है को आपने देखा होगा ऑक्सीजन सिलेंडर पे भी लड़ाइयाँ हो गई कि ये हवा हमें चाहिए, ये ऑक्सीजन हमें चाहिए। जो फ्री की चीज़ थी उस पर भी लड़ाई होगी। ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड नहीं, ये हमारा एंग्शियस माइंड करेगा। इसके बाद बात होती है
स्काई की। स्काई में क्या होता है, कई बार आप देख लोगे कि आपके जो एयर जोन्स हैं उसको फिक्स कर दिया जाता है। कई देश बोल देते हैं हमारे यहाँ पे जहाज नहीं उड़ाना, ठीक है। तो इस तरीके से मनुष्य धीरे धीरे अपने उन्नति करते करते इतना आगे बढ़ता है कि वो अपने आप को पूरी दुनिया का शहंशाह फॉल्स इको में समझने लगता है। और इसी तरीके से जो 10 की बात हुई थी, 7 रिल्म्स हैं, उसके अंदर भी 10 अलग अलग स्टेजेस हैं। ये 10 स्टेजेस यहाँ पर इस तरीके से बनती हैं कि 10-10 गुना वो अपने आप को ज़्यादा बलवान करती जाती है हर प्रवृत्ति। इसी तरीके से भगवत पुराण एक और चीज़ को लिखता है, ये जो लेयर्स हैं एलिमेंट्स की जो कि कवर करती हैं यूनिवर्स को 10 टाइम एक दूसरे से थिक होते होते वो आखिरकार सारी चीज़ों को जब मिलाती है तो एक एटम जैसा क्लस्टर नजर आता है। एटम जैसा क्लस्टर, अब आप इसको ऐसे समझ लीजिए, आपने सभी ने एटम्स पढ़े हैं। एटम्स में क्या है, एक बीच में फोर्स फैक्टर है जो कि है न्यूक्लियस। उस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द एक तरफ पॉजिटिव तो उतनी ही मात्रा में नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स भी रहेंगे। पॉजिटिव प्रोटॉन्स हैं तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स भी रहेंगे, ठीक है। इसीलिए दोनों के बीच में हमेशा एक बैलेंस रहेगा, तब जाके चीज न्यूट्रल रहेगी। इसी तरीके से दुनिया के अंदर कहीं ना कहीं बराबर मात्रा में चीजें उत्पन्न होंगी। कुछ लोग स्वर्गलोक से आएंगे, कुछ लोग नीचे जो पाताल की तरफ है वहां से आएंगे। आपका माइंड अच्छे से काम करना चाह रहा होगा, कोई दूसरा उस काम को खराब करना चाह रहा होगा। इस तरीके की महाभारत हमेशा चलती रहेगी, ठीक है। ये इस बात की क्लैरिटी है कि जब बर्थ होता है तो बर्थ में बुरी आत्माएं हैं या अच्छी आत्माएं हैं, दोनों के दोनों आखिरकार अपने अपने रिल्म्स में ऊपर जाना चाहती हैं। इसीलिए वो भूलोक पर आती हैं ताकि यहाँ कर्म करें, यहाँ से कुछ चीज़ों को हासिल करके अपने रिल्म्स के अंदर वापस जाएं। इसी में गर्ग संहिता जो है उसने भी मेंशन किया है कि हम एक यूनिवर्स को जानते हैं, इस तरीके की जाने कितने ही यूनिवर्स अलग अलग रूप में कहीं ना कहीं किसी तरीके से बैठे हुए हैं। जैसे गुड डायनासोर बैड डायनासोर की बात होती थी, वैसे ही मॉस्किटोज हैं, गुड ह्यूमंस भी हैं बैड ह्यूमंस भी हैं। जानवर के अंदर भी यही प्रवृत्ति होगी, कुछ काटने वाले भी होंगे तो कुछ आपसे प्यार करने वाले भी होंगे। वो जो सबकॉन्शियस लेवल होगा वो सबके अंदर अलग अलग तरीके से काम करता हुआ नजर आएगा। तो ये तो हुई ऊपर की कहानी कि आप यहाँ पर आए हो ताकि आप जब स्पिरिट लेवल पे वापस जाओगे तो वापस जाने को आप जिस भी रिल्म में थे उस रिल्म से ऊपर जाओगे, क्योंकि जिस भी रिल्म में आप थे उस रिल्म के अंदर आप खुश नहीं थे, आप वहां से अपनी उन्नति चाहते हो, ठीक है। अताल लोक वाला पताल की तरफ जाना चाहता है और जो भुवर लोक है वो सत्य लोक की तरफ जाना चाहता है। इस यात्रा के लिए जो बीच में रास्ता मिलता है वो है आपकी पृथ्वी भूलोक। इसलिए ये जन्म हो रहा है और कर्मा की थ्योरी सब पे बराबर मात्रा में जुड़ती है। अब इसके बाद अगला जो कंसेप्ट है उस पे आएंगे, तो वो है आपका प्रोसेस ऑफ रीबर्थ। इसमें मैं उन लोगों को जवाब दे रहा हूँ जिन लोगों ने ये क्वेश्चन करे हैं या जिन लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन उठते हैं कि हमारे पेरेंट्स हमारे प्रति अच्छा रवैया नहीं रखते, या कुछ लोगों के पेरेंट्स उनके प्रति बहुत अच्छा रवैया रखते हैं। अगर आपके दिलो दिमाग में ये सवाल आ रहा है तो उसका जवाब यहाँ पे मेंशन होता है। ये कहते हैं कि जब कभी भी कोई जन्म होना होता है तो ऊपर से जो भी स्पिरिट है, जिसको मैं इस समय आत्मा कहूँगा, वो अपने से ऊपर जो अच्छी आत्माएं हैं यानी जो उनको ज्ञान दे सकती हैं, उन लोगों से बातचीत करते हैं और बात करने के बाद वो ये फैसला करते हैं कि मुझे जन्म लेना है ताकि मैं और ऊपर उन्नति कर सकूं। तो जो दूसरे उनको सलाह दे रहे होते हैं वो अपने अपने तरीके से सलाह देते हैं, ठीक है। और उनकी सलाह को लेने के बाद ही किसी का भी जन्म होता है। अब यहाँ पे जो प्रोसेस है रीबर्थ की उसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। पहली चीज, वो खुद आत्मा तय करती है कि उसे जन्म लेना है। वहां पे उसको रीबर्थ लेने का जो मकसद है वो तो क्लियर है कि उसको और ऊपर जाना है, लेकिन कहीं ना कहीं उसे एक सपोर्ट दिया जाता है। उसे बोला जाता है कि ठीक है आप जाना चाहते हो, आप अपने मदर को सेलेक्ट कर सकते हो। जहां पे अब जो बात कर रहा हूं उसको समझिएगा। प्लेस ऑफ बर्थ कैसे डिसाइड होता है, ये जो क्वेश्चन बार बार उठता है, इसका जवाब यहाँ पर है। सोल के पास एक फ्रीडम है अपने मदर को सेलेक्ट कर लेने की, ठीक है। तो जब सोल यानी कि आत्मा चाहती है कि वो किसी के साथ जाए और वहां पे अपना जुड़ के काम करे, ये फ्री विल है किस चीज की, उस आत्मा की, कि वो जहां जाना चाहती है। जब एक एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है, जब एक गर्भ का निर्माण होता है, उसके अंदर एक कुछ स्टेजेस में वो आत्माएं जो हैं वो आ रही होती हैं। अगर आप पॉजिटिव हो, हैप्पी हो, तो वो आत्मा आपके शरीर में जब प्रवेश करेगी वो खुश रहेगी, अच्छा माहौल महसूस करेगी, तो वो आपके साथ ही बढ़ने की कोशिश करेगी, ठीक है। मैं इसको आगे समझाऊंगा कुछ समय के बाद।
लेकिन अगर हम वहाँ देखते हैं कि मदर जो है, वो वॉम्ब जो है, उसके अंदर नेगेटिव एनर्जी आने लगेगी, तो जो पॉजिटिव एनर्जी की आत्माएँ हैं, वो वापस चली जाएँगी। अगर जातिका की कुंडली में उस समय स्थितियाँ बन रही हैं कि उनको चाइल्ड बर्थ होगा, तो वो जो बॉडी डेवलप हो रही है, उस बॉडी में अगर वो जो माता हैं, वो नेगेटिव होए जा रही हैं, पॉजिटिव सोल वहाँ से हट जाएगी, तो कोई दूसरी सोल आएगी। क्यों? क्योंकि शुरुआत इस बात पे होती है कि भूलोक में आकर अपने-अपने कर्मों को और अच्छा करके या बुरा करके अपने-अपने लोक के अंदर ज़्यादा वृद्धि चाहिए। अगर आप पॉजिटिव नहीं हो, वो जो सोल आपके अंदर आ रही है, वो आपसे पॉजिटिव नहीं है, तो वो रिटर्न बैक कर जाएगी। नेगेटिव सोल आएगी, वो आपके अंदर एंटर हो सकती है। कभी-कभी ऐसा केस भी आ जाता है जहाँ पर कि आप देखते हो कि दोनों ही खुश नहीं होते और वापस हो जाते हैं। ऐसे कंडीशन में जो फ्लैश की डेवलपमेंट तो होती है, लेकिन चाइल्ड बर्थ में जो आत्मा है वो नहीं आती, एक डेड फ्लैश बाहर हो जाता है। ठीक है? ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्टोरीज हैं, इसलिए इस बात को समझिएगा। मदर की हैप्पीनेस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रूशियल फैक्टर है। अगर आप बहुत ज़्यादा हैप्पी नहीं रहोगे, तो फिर उस हिसाब से जो वो सोल एंटर हो रही है, अगर वो नाखुश हुई, तो वो आपको सेलेक्ट करने के लिए फ्री है। पॉजिटिव भी, और ये बात नेगेटिव सोल्स पर भी लागू होती है। ठीक है? अगर किसी को बहुत ही जल्दी है रीबर्थ करने की, मैं एग्जांपल दूंगा किसी थी, तो वो पर्टिकुलर सोल कुछ नहीं देखेगी। यहां तक एक बात समझ में आती है कि जो आत्मा आ रही है उसको शरीर से अर्थ नहीं है, उसे पता नहीं है कि वो जो शरीर है जिसमें उसका विकास होगा वो कैसा है। वो ये चुनती है कि मैं जिसमें जा रहे हूँ वो कैसा है, यानी कि वो गर्भ कैसा है, वो अपने मदर को सेलेक्ट करते हैं। अब कई बार ऐसी आत्माएं आएंगी जो अपने मदर की जगह अपने फादर से बहुत लगाव रख लेंगी और फिर वो जन्म ले लेंगी। ऐसे कंडीशन में हम ये देखेंगे कि उन बच्चों में मदर तो उतने सपोर्टिव नहीं है, लेकिन फादर सपोर्टिव हो जाते हैं। ठीक है? तो ये जो फैक्टर है, इसमें आता है प्रोसेस ऑफ रीबर्थ में एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो चॉइस ऑफ द मदर की है। चॉइस ऑफ मदर जो है वो आप, क्योंकि आप आत्मा से एक पूरी तरीके से शरीर ले चुके हो, इसीलिए ये फैक्टर आपने सेलेक्ट किया है, इसके लिए कोई दूसरे को आप जिम्मेदार नहीं ठहरा पाओगे। ये बात यहाँ से क्लियर हो जाती है। इसलिए जिनके दिलो दिमाग में ये बात उठ रही है, वो समझ लें, आपने किसी दूसरे रिल्म के अंदर अपनी प्रोग्रेस के लिए उस हालात को चुन लिया होता है जिसमें कि आप कहते हो कि हाँ ठीक है, मैं इसमें रहकर यहीं से प्रोग्रेस करने की कोशिश करूँ। ठीक है? ऊपर आपको समझा दिया जाता है और आपको ये कह दिया जाता है कि अगर जिंदगी में जरूरत पड़ेगी तो हम आपके साथ संपर्क साधेंगे। वो संपर्क हमेशा सबकॉन्शियस माइंड से होगा। मैं सबकॉन्शियस माइंड नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा पूरी तरह से। अभी आप इतना ध्यान रखो कि आपके बर्थ के साथ आपके ऊपर एक सपोर्टिंग फैक्टर काम कर रहा है, वो आपको कांस्टेंट टच में रखता है, और अगर आपने थोड़ा सा भी मना किया, वो आपको वापस ले लेता है एज इट इज। जिस रिल्म से थे, जिस स्टेज पे थे, उसी स्टेज पे वापस जाएंगे। लेकिन अगर पूरी तरीके से जन्म हो गया, उसके बाद वो ऐसा नहीं करते। आपके आने की डेट और आपके जाने की डेट जो है, वो कहीं ना कहीं उसको मेंशन करते हैं। उसे वो कहते हैं कौन सा, एक आकाशिक रिकॉर्ड। ठीक है? इसके अंदर उन्होंने कुछ चीजें और बोली हैं। जो रिल्म्स फर्स्ट या सेकंड लेवल्स में मौजूद हैं, चाहे वो देवताओं के साइड की हो, चाहे वो राक्षसों के साइड की हो, वो चाहती हैं कि उनको ऊपर जाना है। ठीक है? और उनको ऊपर जाने की जल्दी में वो किसी भी तरह के शरीर में अपना जन्म ले सकती हैं। इसीलिए जब डिफॉर्म बॉडीज के साथ भी अगर ग्रोथ हो रही है, तो आत्मा वो बॉडी को नहीं, वो एनवायरनमेंट को पकड़ के आना चाहती है ताकि उसकी तरक्की हो जाए। ठीक है? इस वजह से कई बार हम ऐसे भी केसेस देखते हैं जहां चाइल्ड का बर्थ बायोलॉजिकल रीजन से डिफॉर्म होता है, उसके बावजूद भी उसमें सोल एंटर होती है। तो ये तो ही एक कहानी, जो लोग ये क्वेश्चन करते थे पेरेंट्स को लेकर, वो समझ लें एनवायरनमेंट का सिलेक्शन आपके ऊपर था, क्योंकि आप अपने कर्मास को, जो पिछले कर्म है, उसको रीपे करके मुक्ति चाहते हो, किसी भी कीमत पे चाहते हो, इसलिए वो एनवायरनमेंट आपके पास आता है। अब उन्होंने एक बात कही कि जो कुछ भी पिछला है वो आपको कब तक याद रहेगा, वो आपके माइंड में तब तक याद रहेगा जब तक कि आप बोलना ना सीख जाओ। इसीलिए अगर हम देखेंगे तो जो बच्चे होते हैं वो जब तक बोल नहीं पाते, वहां तक उनका सारा जो बिहेवियर है उसको समझ पाना हर इंसान के लिए आसान नहीं होता। जिनका उनके साथ बहुत क्लोज कनेक्शन होंगे, वही लोग उसको समझ पाएंगे। इसीलिए सबसे क्रूशियल होता है बच्चों का डॉक्टर। क्यों? क्योंकि बच्चे अपनी बीमारी को बोल के नहीं बता सकते। वहां पे कहीं ना कहीं उनका सबकॉन्शियस ट्रांसमिशन जो है, वो डॉक्टर जो होते हैं बच्चों के खासकर, उनके सबकॉन्शियस ट्रांसमिशन से मैच होना चाहिए, तब जाके वो आसानी से चीज़ों को कैच कर पाते हैं। इसीलिए अगर हम बात करें तो जो सबकॉन्शियस एनर्जी यूटिलाइजेशन है, वो चाइल्ड बर्थ में भी लगता है, साथ ही साथ उन लोगों के साथ भी लगता है जो कि
चाइल्ड स्पेशलिस्ट के साथ साथ उनके डॉक्टर्स हैं। शिशु रोग वाले जो लोग हैं उनके अंदर ये पोटेंशियल अच्छा पाया जाता है, क्योंकि बच्चा कुछ नहीं बोल रहा, उसके अंदर कोई भी बीमारी है, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट उसको एक्सरेज के लिए ले जा सकते हैं। वहाँ पे वो जो डॉक्टर्स हैं उनकी पॉजिटिव वाइब्रेशंस ही उनको सपोर्ट कर रही होती हैं बिहेवियर को रीड करने के लिए। तो वो जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड की पावर है वहाँ पे वो मानते हैं कि वो सपोर्ट कर रही होती है। इसीलिए जब हम छोटे बच्चों को देखते हैं वो नींद में हैं, कनेक्टेड हैं और कहीं ना कहीं अजीबोगरीब शक्ल बना रहे हैं, कभी खुश हो रहे हैं, कभी दुखी हो रहे हैं, उनकी मेमोरी में सब कुछ फीडेड रहता है वहाँ तक, जब तक कि वो बोलने ना लग जाए और इस दुनिया की चीज़ों को देखने समझने ना लग जाए तब तक। तो ये फैक्टर कंप्लीट हुआ। अब एग्जाम्पल्स लेके चलते हैं कि बर्थ के साथ कैसे कर्मा अपने आप को कनेक्ट कर रहे थे, कैसे सिलेक्शन की थ्योरी काम कर रही है। महाभारत के अंदर अगर हम जाएंगे तो थोड़ा सा पीछे चले जाइएगा, श्री कृष्णा में चले जाइएगा। कृष्ण जी ने अपने मदर के रूप में सेलेक्ट किसको किया था? उनका जन्म कहीं और हो रहा है और उनका लालन पालन कहीं और हो रहा है। तो यशोदा मैया की तरफ उनका एक अलग ही रुझान था, उन्होंने सेलेक्ट किया था वहाँ पे, लेकिन वहाँ तक जाने के लिए डायरेक्ट वहाँ नहीं जा सकते थे, इनडायरेक्टली उन्होंने अपना जो है तरीका लिया। ठीक है, तो कंस के यहाँ वहाँ पे जन्म का होना, वहाँ से उठकर उनके पिताजी के द्वारा उनको लेके जाना, ये जो है ये क्या दर्शाता है? दिस इज अ कर्मा कनेक्टेड विद द सोल। कर्मा क्या है यहाँ पे? अब जो पिछले वीडियो में मैंने कर्मा कहा था, मैंने वहां से कहा था कि कभी कभी कर्मा ये है कि आप वहां पे इमोशनल और मेंटल सपोर्ट दोगे। तो यशोदा मैया के साथ कृष्ण का जो कनेक्शन है वो कर्मा का इमोशनल साइड है। ठीक है, इसीलिए क्योंकि सोल ने वहां पे सिलेक्शन किया है, वहां से बर्थ नहीं हो सकता, कहीं और से बर्थ हो सकता है, वहां से बर्थ लिया है और अपने कर्मा को करने के लिए अपने सारी चीजों को त्याग कर वहां तक गए हैं। लेकिन कृष्ण को क्योंकि हम देवता मानते हैं, भगवान मानते हैं, उनका सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज़्यादा एक्टिव था, इसीलिए उनको सब कुछ पता था कि जो कुछ हो रहा है वो मेरी ही लीला है और मुझे ये करना है। तो जितनी भी सोल्स बहुत ही डिवाइन लेवल्स पे आएंगी उनको तो बहुत कुछ पता होगा। ठीक है, अब बात करते हैं उन सोल्स की जो हाई डिवाइन लेवल से नहीं है, थोड़ा लोअर साइड पर है। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है सेकेंड एग्जाम्पल, वो है कर्णा। करण जो है वो ये नहीं जानता था कि उसके साथ क्या कुछ क्यों हो रहा है। ठीक है, क्योंकि वो इतनी हाई डिवाइन से नहीं आए थे। वो इतना जानते थे कि मेरा जन्म हुआ, ठीक है, और मैंने किसी को ना तो सेलेक्ट किया, एक मंत्र पढ़ा गया, वहां से मेरा जन्म हुआ। यानी कि जिस थ्योरी को हम पहले नकार देते थे, आज साइंस उसी को पकड़ के चल रहा है। क्यों? क्योंकि जब हम कहते थे कि कहीं बाहर से गर्भधारण हो सकता है तो दुनिया भारत पे हंसती थी, लेकिन आज आईवीएफ के नाम पे वही साइंस अपनी पीठ थपथपाता है। जबकि आईवीएफ में भी आप जानते हैं कि इतना आसान नहीं है चीजों को कन्वर्ट कर पाना। ठीक है, तो ये चीज जो महाभारत का वो कंसेप्ट है वो इसी तरीके से है कि बाहर से कुछ प्रोसेस हुई और करण का जन्म हुआ। अब करण के जन्म को उनकी माता एक्सेप्ट नहीं कर सकती थी क्योंकि सोसाइटी इज अ फैक्टर। अब सोसाइटी के फैक्टर में करण को भी फ्री कर दिया गया। तो फादर को सेलेक्ट तो हुआ नहीं, मदर का सिलेक्शन तो हुआ, लेकिन कर्मा क्या हुआ? मदर का कर्मा जो है उनसे भी दूर रहा। यहाँ पे क्योंकि हायर डिवाइन फैक्टर नहीं आया, इसलिए वो नहीं जानते थे कि क्या चीजें हो रही हैं। थे तो सूर्य के पुत्र, ध्यान रखिएगा, देवताओं की तरफ से ही थे वो भी, लेकिन कभी कभी इंसान पॉजिटिव है, ठीक है, देव योनि का है, लेकिन वो हो सकता है कर्म के बंधन में अधर्म के साथ लड़ पड़े। इस बात को ध्यान रखना। कभी कभी आप देव योनि की तरफ से तो जन्म ले रहे हो, लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव नहीं हुआ। ऐसे में जो आपका लॉजिकल माइंड है, फिजिकल माइंड है, वो एक्टिव है, तो आप दुनिया में गलत कदम उठा सकते हो। कर्मा के अंदर नेगेटिविटी आपके थॉट से आएगी, मैंने कहा था, सबकॉन्शियस नहीं, आपका फिजिकल ब्रेन थॉट देगा। सूर्य के पुत्र थे, सबसे बड़े दानी थे, सारी पॉजिटिव क्वालिटीज थी। भीष्म पितामह के पास भी यही कंडीशन थी, करण के पास भी यही कंडीशन थी, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड भीष्म पितामह के पास था, पर परिस्थितियां उनके साथ में नहीं थी। करण के पास सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव नहीं था और परिस्थितियां भी सपोर्ट में नहीं थी। इसलिए सराउंडिंग भी मैटर करती है, सिचुएशंस भी मैटर करती है, और आपके कई सारे फैक्टर्स हैं जो कि आपके सबकॉन्शियस के साथ काम करेंगे। हमें इन चीजों को ध्यान देना होगा। अब उस आत्मा की बात करता हूं जिसने कि एक ट्रांसजेंडर रूप में भी आना पसंद कर लिया। महाभारत में एक ऐसा स्पेशल कैरेक्टर है जिसको कि आप शायद याद रखते हो, शायद भूल जाते हो। तो अब चलते हैं स्पेशल साइड। इस कैरेक्टर को आप ध्यान से समझिए। यह थे शिखंडी। यहाँ पे एक ही बात थी उस आत्मा के अंदर कि मुझे भीष्म से बदला लेना है। ठीक है, जो मैंने बात वहां पे कही थी कि रिल्म 1 रिल्म 2 के अंदर वाली जो आत्माएं हैं वो इतनी तेजी से वापस आना चाहती हैं कि उनको एक कर्मा
उनके माइंड में फिक्स है। आपको जब कोई ऐसा केस मिलता है जहाँ पे वो इंसान बता देता है कि मैं पिछले जन्म में कुछ यहाँ कहीं रहता था, मेरे साथ ऐसा कोई वारदात हुआ था, समथिंग लाइक दैट, इसका मतलब है कि वो इन रिल्म्स के अंदर कहीं आए हुए हैं और उन्हें इतनी जल्दबाजी होती है शरीर को धारण करने की, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनका शरीर अपंग है या पूरी तरीके से विकसित नहीं हुआ। उनका सबकॉन्शियस कहीं ना कहीं हिडन तो है लेकिन बहुत एक्टिव है। अपने फिजिकल माइंड्स के अंदर वो चीज़ों को दबा के रखते हैं और सबकॉन्शियसली वो कहीं ना कहीं एक्टिव रहते हैं। उनको पता रहता है कि मैंने ये जन्म किसी तरीके के बदले के लिए लिया है और उसी भावनाओं के साथ वो अपने आप को बना रहे होते हैं। जैसे आज के टाइम में हम कहते हैं कि जरा जरा से बच्चों को उठा के लोग आतंकवादी बनाए जा रहे हैं, उसके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर भी वो हिडन है और उसको कुछ लोग एक्टिवेट कर देते हैं, तो वहां पे ये नेगेटिविटीज बढ़ने लगती हैं। ठीक है। इस केस में क्या हुआ था, अम्बा जी ने प्रण लिया हुआ था कि चाहे जितने जन्म लग जाए वापस आएंगे और आके बदला लेंगे। तो उस बदले में उन्होंने ये तक नहीं सोचा कि मेरा शरीर पूरी तरीके से एक नर का शरीर बन पाया या नहीं बन पाया। वो अर्धनारीश्वर बन के ही सही, लेकिन वो उस आत्मा ने जन्म ले लिया। तो यहाँ तक की कंडीशन में आप समझ सकते हो कि आप अपने जन्म को इसलिए ले रहे हो ताकि आप अपने रिल्म्स के अंदर जहाँ पे आप हो वहाँ पे आप खुश नहीं हो, वहाँ पे आप अपनी तरक्की चाहते हो और आप भूलोक में आ जाते हो। इसमें एक केस और ऐड कर देता हूँ। बहुत सारे लोग अपनी हवस, अपनी वासनाओं को प्रेम का नाम देकर कहीं ना कहीं जन्म लेने चले जा रहे हैं। मतलब जन्म तो दे नहीं रहे बल्कि अपनी हवस को मिटा रहे हैं। उसके बाद जो बच्चे पैदा होने के लिए आते हैं उनको अबॉर्ट कर दिया जाता है। एक फैक्टर तो बहुत क्लियर है, आपके जन्म का जो रीजन है वो है आपकी इच्छा, क्योंकि पूरे डिवाइन स्पिरिट्स ने अपनी इच्छा दर्शाई है कि हम और ऊपर जाना चाहते हैं। इसीलिए आपके बर्थ का जो फैक्टर है वो डिजायर है, वो राहु है। ठीक है। दूसरी बात, जो लोग अबॉर्ट कर रहे हैं उसमें क्या है कि वो जो स्पिरिट्स हैं वो जन्म लेना चाहती हैं। अब अबॉर्शन में बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। कई बार हम कहते हैं कि डिफॉर्मिटीज के साथ पैदा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बहुत सारे तरीके से वो कर सकते हैं। अगर सोल आपके अंदर आकर जन्म लेने के लिए बहुत ही एक्टिव हो गई है, जिसे तो हर कीमत पे चाहिए, चाहे वो अपंग ही क्यों ना हो, ऐसे कंडीशन में वो सोल जन्म लेने आई है, आपने उसको नकार दिया, यानी कि मदर का फैक्टर ध्यान रखिएगा, मदर के फैक्टर ने अगर उसको किल कर दिया है तो ऐसी कंडीशन में वो सोल जो जन्म लेना चाहती थी लेकिन ले नहीं पाई, उसको हम अपने एस्ट्रोलॉजी में चंद्रमा राहु के नक्षत्र के साथ कनेक्ट करके देखने लगते हैं। ठीक है। इस बात को यहाँ पे कनेक्ट करते हुए चलिएगा। और लास्ट एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दूं, जिन लोगों को ऐसा लगता है कि उनके मदर के साथ उनके रिलेशंस में प्रॉब्लम्स चल रही है, तो वो इस बात को ध्यान रखेंगे कि कहीं ना कहीं जब जन्म होता है तो सबसे बड़ी बात है, बायोलॉजिकली सोच के देखिएगा, एक अलग ही ब्लड ग्रुप की ऑर्गन्स और पूरा एक इंसान, एक भ्रूण किसी के शरीर में पैदा हो रहा है, जबकि अगर किसी दूसरे ब्लड ग्रुप की कोई भी ऑर्गन किसी के अंदर लगा दी जाए तो वो ऑर्गन धीरे धीरे करके डाई करने लगती है। प्लेसेंटा जो होता है, जो आपका एक कॉर्ड है, वो बहुत ही क्रूशियल फैक्टर होता है इंसान के शरीर का, जो कि मदर के ब्लड को और उस चाइल्ड के ब्लड को मिक्स होने से रोकता है। इसीलिए जो आपकी मदर हैं वो जब भी किसी को बर्थ देते हैं तो उस कंडीशन में वो जो फैक्टर है वो एक स्पेशल एनर्जी के तौर पे काम कर रहा है, तब जाके आपका बर्थ होता है। दूसरा, ट्विंस का केस हो सकता है। ट्विंस में एक साथ दो बच्चे तो आएंगे, लेकिन अगर स्पिरिट वर्ल्ड के अंदर अलग अलग स्पिरिट्स ने उनमें अपनी एंट्री कर दी तो हमें एक ही घर के दो बच्चे जो मिलेंगे, एक समय में पैदा हुए दो बच्चे भी मिल सकते हैं। उनके अंदर वो जो स्पिरिट का सबकॉन्शियस है वो बताएगा कि वो पॉजिटिव करना चाहता है या नेगेटिव करना चाहता है। तो ये जो छोटी छोटी सी बारीकियां हैं, इस पे अगर हम ध्यान देंगे तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड और फिजिकल वर्ल्ड को मिलाने के बाद आप समझ पाओगे दुनिया में जो कुछ हो रहा है वो हो क्यों रहा है। आज का जो पूरा मेन एम था वो ये था, रिल्म्स इस तरीके से हैं, स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर इंसान हो या मतलब कि जो भी स्पिरिट्स हैं वो अपने अपने रिल्म में तरक्की करना चाहती हैं, इसलिए वो धरती के लोक पर आती हैं और धरती के लोक पर आने के बाद यहाँ से एक फिजिकल एनवायरनमेंट लेंगी जो मैंने शुरुआत की स्लाइड पे बताया था, और बाकी का सब कुछ जो होगा वो उनका सबकॉन्शियस माइंड होगा जो कि हिडन रहने वाला है। अब कल के वीडियो में मैं बात करूंगा सबकॉन्शियस माइंड और आपके एक्टिव माइंड की, और इनके बीच में कैसे जंग होंगी, कैसे आप अपने थॉट प्रोसेस से आगे बढ़ेंगे, इन चीजों को वहां पे हम समझ पाएंगे। धन्यवाद।